नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। निवेश का महाकुंभ मध्य प्रदेश में इस महीने एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, जो 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में लगभग एक साल से इसकी तैयारियां चल रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के अलग अलग अंचलों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन किए। महानगरों में इंटरैक्टिव सेशन कर उद्योगपतियों को के साथ ग्राउंड टेबल चर्चा की, विदेशियों के दौरे किए। मुख्यमंत्री के इन प्रयासों से 4 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के करार किए। हालांकि विपक्ष सरकार के इन दावों पर सवाल उठा रहा है। वैसे पैसों की बर्बादी, जनता के मूल मुद्दों से मुंह चुराने की कोशिश करार दे रहा है। इसके साथ ही वो अब तक हुए निवेशक सम्मेलनों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। निवेश के महाकुंभ की राजधानी भोपाल में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है और निवेश को लेकर पिछले एक साल से सरकार के प्रयास। उसके पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। ये हम सबके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश और विशेषकर भोपाल के लिए, कि हमको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो समिट हो रहा है, इसके अलग अलग पड़ाव में देखें तो हमको बहुत सारा, जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पहले रीजनल कॉन्क्लेव किए, रीजनल चर्चाएं की, और उसके बाद आज हमारा पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है, इसमें पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं, अनेक देशों के लोग यहाँ निवेशकों के रूप में आ रहे हैं। वो आएंगे मध्य प्रदेश में, उनको अनुकूलता का वातावरण मिले, इसलिए बहुत संभावना है कि हमारा यह जो कार्यक्रम है उसमें बड़ी सफलता मिलेगी और मध्य प्रदेश को सौगातें मिलेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरा निवेदन है बीजेपी से, आज तक 20 साल में जितनी इन्वेस्टर समिट हुई उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितनी जमीनें कोड़ियों के दाम में दी, इसके ऊपर व्हाइट पेपर जारी करे। मध्य प्रदेश पे 4.5 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया। क्राइम यहाँ पे रोज हो रहा है, करप्शन यहाँ पे रोज हो रहा है। इन्वेस्टर समिट के नाम पे बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जनता की गाड़ी जमीन को, मध्य प्रदेश की धरोहरों को सिर्फ दिया जा रहा है। रोजगार किसको मिल रहा है ये बताने का काम करे, व्हाइट पेपर जारी करे और मुंह चलाने की जगह ये बताए कि हमने आज तक कितना पैसा खर्च करा, कितनी इन्वेस्टर समिट करी और कितना उससे फायदा हुआ और कितना रोजगार मिला, इसके ऊपर व्हाइट पेपर जारी करे। तो मध्य प्रदेश में निवेश का महाकुंभ 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां राजधानी में युद्ध स्तर पर जारी है और इसके लिए राजधानी को सजाया जा रहा है। इसमें 100 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं और इसके बाद अगर इन्वेस्टर समिट की बात की जाए तो पिछले एक साल से, यानी कि बीजेपी की सरकार दोबारा बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद संभाला, उसके बाद से ही निवेश को लेकर नई निवेश नीति पर मध्य प्रदेश में काम चल रहा है, जिसके चलते रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए गए, जिसकी शुरुआत उज्जैन से हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके अलग अलग अंचलों में वहां की विशेषताओं के अनुसार इन्वेस्टर समिट किए गए, इंटरैक्टिव सेशंस किए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा महानगरों में, मुंबई, कोलकाता, हर जगह पर वहां से कई एमओयू साइन हुए। उसके बाद निवेश को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर विदेश दौरे पर 2 बार रहे, जहां से भी अच्छे परिणाम मिलने का दावा सरकार कर रही है। और इसी के चलते अब एक बड़ा आयोजन राजधानी में हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, जिसमें देश से लेकर विदेश के इन्वेस्टर, उद्योगपति मध्य प्रदेश आएंगे। राजधानी के मानव संग्रहालय में ये आयोजन किया जा रहा है, तो देश विदेश से निवेशक जुटेंगे। लेकिन सरकार के अपने दावे, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इस तरह के इवेंट्स पहले भी सरकार ने किए, उनका क्या हुआ, जमीनी स्तर पर क्या हुआ, कई सारी समस्या है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि अब मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए उद्योगपति रुचि दिखा रहे हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो
संसाधनों से भरपूर है मध्य प्रदेश। खेती किसानी के क्षेत्र में ही अच्छा काम मध्य प्रदेश ने किया है, तो वहीं इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए भी अब सरकार प्रयास कर रही है। पर्यटन, फार्मास्यूटिकल, वाहन, खनन, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग में सबसे अधिक निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। इसके पहले जहां पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, वहां पर भी अलग अलग क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों ने अपनी रुचि दिखाई। राज्य में 5000 किलोमीटर में अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का मजबूत नेटवर्क है। इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना है तो अच्छी कनेक्टिविटी भी देनी पड़ती है, और इसका भी दावा किया जा रहा है कि माकूल माहौल इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा, और यहां पर सरकार कन्विंस करने में सफल हुई है। इसीलिए उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए अब रुचि दिखा रहे हैं। तो निवेश का महाकुंभ मध्य प्रदेश में चर्चा, आज इसी पर खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बीजेपी से नेता योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों का स्वागत है। शुरुआत राहुल जी आप इससे करना चाहूंगी कि हम पिछले 1 साल से सरकार के प्रयास देख रहे हैं, नई निवेश नीति पर सरकार काम कर रही है। वहीं अब एक बड़ा आयोजन राजधानी में होने जा रहा है, युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियां भी हम देख पा रहे हैं कि राजधानी को सजाया जा रहा है। मानव संग्रहालय में कार्यक्रम होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और सरकार दावा कर रही है कि इसके अच्छे परिणाम ही मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं। राहुल जी, आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, राहुल जी से दोबारा संपर्क करेंगे। योगेश जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं उस पर कि युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है, राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और अच्छे परिणाम आने की भी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। कहाँ तक पहुंची है तैयारियां? नहीं, निश्चित रूप से प्रसीता जी, तैयारियां पूरे जोरों से चल रही है, जोर शोर से, और बाकी की व्यवस्था से लेकर, चाहे एयरपोर्ट से लेकर अपनी इधर जहां पर ये प्रोग्राम आयोजित होना है वहां आयोजित स्थल तक की तैयारियां पूरी जोर शोर से, जैसा कि आपकी रिपोर्टिंग में भी देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से पिछले 1 साल में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव के अथक प्रयासों के माध्यम से यह स्वप्न मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए साकार होने जा रहा है, जिसमें युवाओं के रोजगार को लेकर जो सपने भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने संजोए थे, 4 लाख करोड़ तक का अभी तक निवेश आ चुका है, जो रीजनल समिट के माध्यम से, और 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। पूरी प्रयासरत है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कि हमारे स्थानीय स्तर पर जो उद्योग हैं वो भी संचालित हो, और हमारे वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है, उस मूल मंत्र के साथ में हम उद्योगों की स्थापना करें। और जब ये आंकड़े GIS में रखे जाएंगे तो निश्चित रूप से जो विदेशों से लगभग 30 से ज्यादा देशों से प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनके समक्ष ये आंकड़े उत्साहित करने वाले होंगे, और निश्चित रूप से एक बड़ा निवेश विदेशियों की तरफ से हमको भी प्राप्त होगा। 50 से ज्यादा बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश की इस धरती पर अपना उद्योग लगाने के लिए पूरे जोर शोर से उत्साहित है, और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उनके स्वागत में कदम बिछाएंगे। चलिए, रितेश जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है मध्य प्रदेश के लिए, तो एक बड़ा आयोजन है, लेकिन विपक्ष के भी अपने कई सवाल है। जी प्रस्ता जी, आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं, और जैसा हमारे काबिल प्रवक्ता योगेश जी बोल रहे थे, तो बातें तो हास्यास्पद थी, पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 1 साल में क्या माननीय योगेश गुप्ता जी बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी तक कुल कितना फंड आया? अगर इनको जानकारी नहीं तो मैं बता देता हूं, 3 करोड़ 12 लाख रुपए फंड आया, और आना था 10,000 करोड़। अब बताइए, जॉब कितनी आनी चाहिए 1 साल में? जॉब आनी चाहिए कम से कम मध्य प्रदेश में 10,000 जॉब। आई कितनी? 16 जॉब। वो भी राजापुर में कोई स्टेट वो है आपका इंडस्ट्रियल स्टेट, वहां पर ये काम हो रहा है, भोपाल और इंदौर में नहीं। आपने 3 बड़ी बातें की, खनन, डेयरी और परिवहन। तो परिवहन से आपने देखा कि अभी परिवहन मंत्री ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, और पूर्व परिवहन मंत्री ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। 8,000 करोड़ का घोटाला लाकर मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है परिवहन के काम में। खनन, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई कस्बा नहीं है। अभी कल ही हमारे जिले के IAS बता रहे थे कि आपका ये जो चंबल का एरिया है, वहां पर पहले एक IPS को मारा जा चुका है, और अभी हाल ही में खनन
माफिया, छोटे से खनन माफिया ने वहां के आईएएस को मारने की कोशिश की है। आसपास के जितने भी जिले हैं, चाहे आप विंध्य में जाइए, चाहे आप महाकौशल में जाइए, आइए दिन कोई ना कोई रणबांकुरा, कोई ना कोई पुलिस का जवान इनकी दहशतगर्दी का शिकार होता है और इस सरकार बैठ के मुंह में चने एक करने का काम करती है। आप बताइए, क्या नर्मदा में खनन बंद हुआ? आप बताइए, क्या शहडोल में अभी भी बालू माफियाओं ने क्या पुलिस के जवान को नहीं मार दिया था? क्या पटवारी को नहीं मार दिया था खनन माफियाओं ने? तो मध्य प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो खुद 4 लाख करोड़ के कर्ज में दबी है, वो कहती है हम युवाओं को पैसा देंगे, युवाओं को हम स्वरोजगार के लिए पैसा देंगे। तो मेरा सवाल ये है कि आप ठेकेदारों को तो पैसा दे नहीं पा रहे हो, वो अपनी जनहित याचिका लेकर हाई कोर्ट में घूम रहे हैं। ठेकेदार मध्य प्रदेश जिनसे आपने टेंडर किया, एमओयू साइन किया है, तो आप नए बच्चों को कैसे दे दोगे? और 4 लाख करोड़ के कर्जे में आप डूबे हो। चलो ठीक है, आपकी सारी बातें मान ली गई, तो क्या ये सारी बातें आप सदन पटल पर विधानसभा में रख सकते हो? ये हिम्मत है क्या मोहन यादव जी के पास? कर्ज में डूबा हुआ, और 1 साल में कितनी फैक्ट्रियां लगी? 1 साल में इनके 38 भूमि पूजन हुए, और भूमि पूजन के बाद सारी चीजें फाइलों में लटक गई। मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल से ड्रामा चल रहा है, और 20 साल ये ड्रामा शिवराज सिंह चौहान ने किया। क्या आज तक मध्य प्रदेश में सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट लागू कर पाए क्या? इनके पास कोई इन बातों का जवाब हो, ये मैं नहीं कहता। और ये कहते हैं रोजगार का दे देंगे, तो मैं कहता हूं कि आप जरा श्रम विभाग की अपनी वेबसाइट खोलकर देखिए, 35,70,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार आपकी सरकार का मुंह चढ़ा रहे हैं। जिस प्रदेश का किसान, अन्नदाता कड़कती ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में अपने लिए खाद और बीज के लिए लाठियां खा रहा हो, उस प्रदेश का मुखिया जापान में और यूके में जाकर अपनी बड़ी बड़ी बातें बघेर रहा हो, मुझे शर्म आती है। आपकी विदेश नीति आपने देखा, हमारे नौजवानों को किस तरह से अमेरिका ने ठीक अपराधियों की तरह जवाब हटाला लेते अपने इस पर देश से। योगेश जी का। पहले मध्य प्रदेश सारी में बातों में अब देखिए, सुनिए पिस्ता जी, पानी पी पी कर ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इनको मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश को बर्बाद करने के लिए कितना बर्बाद करेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे? पिस्ता जी, जवाब मुझे इनसे चाहिए। योगेश जी, देखिए, मिस्टर बंटा धार ने मध्य प्रदेश को बर्बाद किया था अपने 10 साल के 2003 का पिछड़ा हुआ मध्य प्रदेश, और आज आत्मनिर्भर होता हुआ मध्य प्रदेश। आंकड़ों के माध्यम से इनकी आंखों की रोशनी खोलना चाहूंगा। जिस प्रकार इन्होंने किसानों की बात करी, तो आज ही देखिए, विषय से हटकर आप बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। एक तो सुनते जवाब सुनते, हाँ ठीक है, एक एक करके जवाब सुनेंगे दोनों के। हाँ योगेश जी, 2 दशकों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। बेहतर होता कि कांग्रेस के मेरे मित्र इस टॉपिक के ऊपर तैयारी कर आते, विषय से हटकर, विषयांतर कर इन्होंने वही एक बिंदु आपकी सरकार का मुंह चढ़ा रहा है। ये सारा डेटा ठीक है। रितेश जी जवाब मैं आपके बीच में नहीं बोला था, रितेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ये डिबेट की मर्यादा के अनुरूप नहीं है जो आप आचरण कर रहे हैं। आपने किसानों का सवाल उठाया। आज ही सोनकच्छ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान कल्याण योजना में 81 लाख हितग्राहियों के खाते में 1624 करोड़ रुपए डाले। हम काम करते हैं, आपकी तरह मुंह नहीं चलाते हैं। लाडली बहनों के खाते में 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1553 करोड़ रुपए आज डाले सिंगल क्लिक के माध्यम से। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 56 लाख हितग्राहियों के खाते में 337 करोड़ रुपए डाले। और इन्वेस्टर मीट पे आता हूं, जो आज का विषय है, उस पर 7 रीजनल समिट हुई है। जरा ध्यान दीजिएगा आंकड़ों पर। प्रसीता जी, आपसे टाइम के लिए निवेदन है। हाँ, जल्दी बताइएगा थोड़े आंकड़े। उज्जैन में फरवरी 2024 में जो इन्वेस्टर मीट हुई रीजनल, उसमें 10,000 करोड़ का निवेश आया, 17,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला। जबलपुर में 15,000 करोड़ का निवेश आया, 13,400 युवाओं को रोजगार मिला। ग्वालियर में 8,500 करोड़ का निवेश आया, 35,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। सागर में 23,000 करोड़ का निवेश आया, 28,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर सृजन हुए। रीवा में 31,000 करोड़ का निवेश आया, 28,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया हुए। नर्मदापुरम में 18,000 करोड़ का निवेश आया, 24,000 रोजगार के अवसर सृजन हुए। और शहडोल में 32,000 करोड़ का निवेश आया, 31,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। वहीं देश में प्रवास के दौरान मुंबई में 75,000 करोड़ का निवेश आया, जिससे 1,000 रोजगार के अवसर मिलेंगे। कोयम्बटूर में
25,000 करोड़ का निवेश आया, 8,900 रोजगार के अवसर, बेंगलोर में 31 तो ठीक है, ये आंकड़े हम टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं योगेश जी, तमाम आंकड़े हैं, सरकार दावा कर रही है। रितेश जी ने एक आंकड़ा ये भी रखा कि पिछले एक साल में 38 भूमि पूजन हुए। योगेश जी आंकड़े नहीं दिख रहे हैं, ये भी सवाल रितेश जी ने रखा कि 38 भूमि पूजन हुए हैं, उनका आगे क्या हुआ? उनके इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव जी अपने साथ में उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव और पूरे वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी टीम बैठ रही है। सिंगल विंडो के माध्यम से तुरंत समस्याओं का न केवल निराकरण किया जा रहा है, वरन जो चीजें हमारे उद्योगों के लिए मुहैया होनी चाहिए मध्य प्रदेश में, उसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मध्य प्रदेश के हाईवे चकाचक है, 4 बड़े महानगरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है, और हमारी जो ग्रीन और सोलर एनर्जी है, आज मध्य प्रदेश में भरपूर अवसर है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल रंजन जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, ठीक है, पानी की कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये सारी वो चीजें जो उद्योग, बिल्कुल भरपूर संसाधन है हमारे मध्य प्रदेश में, पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की पूंजी है राहुल जी। लेकिन इनको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है मध्य प्रदेश के विकास के लिए और यहाँ के लोगों के विकास के लिए, ये बड़ी बात है। पर्यटन, फार्मास्यूटिकल, वाहन, खनन, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, ये तमाम क्षेत्र है जिनमें निवेश आने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ आंकड़े हैं जो मैं रखूंगी, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया। 5,000 किलोमीटर से अधिक का राष्ट्रीय राजमार्ग का मजबूत नेटवर्क मध्य प्रदेश में है। रेल नेटवर्क मजबूत है, हर रोज 550 और इससे अधिक ट्रेनें गुजरती है। निर्यातक तैयारी सूचकांक 2021 में 7वें स्थान पर है मध्य प्रदेश। विश्व बैंक के कारोबार सुगमता के मामले में प्रमुख राज्यों में से एक बताया मध्य प्रदेश को। दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारे के प्रभाव क्षेत्र में मध्य प्रदेश आता है। 100 से अधिक उड़ानों का परिचालन करने वाला 6 कमर्शियल एयरपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश में है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल्स, कनेक्टिविटी, इन सब में काम हुआ है मध्य प्रदेश में। खनिज संसाधन में भी भरपूर है, जो कि आप बेहतर जानते हैं राहुल जी। पर इन पर कैसे काम होगा आगे, सरकार क्या करेगी, कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, प्रतिक्रिया। सत्ता जी क्या है कि ठीक वैसे ही है जैसे समुद्र में खड़े होके हम प्यासे। मध्य प्रदेश में सब कुछ, जंगल है, जमीन है, खदानें हैं, खनिज है, सड़क है, रेल है, सब चीज है। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लोग यहाँ के अच्छे हैं, आपको यहाँ मजदूरी सस्ती दरों पे मिल जाती है, तमाम चीजें अच्छी हैं। इसके बावजूद हर सरकार ने प्रयास किया, हर बार प्रयास किया, इन्वेस्टर मीट की, करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उसका लाभ आज तक मध्य प्रदेश को उतना नहीं मिल पाया, मैं समझता हूं कि जितना इस इन्वेस्टर मीटों में खर्च कर दिया गया है। इन्वेस्टर मीट एक ऐसा क्या हुआ कि हर सरकार का एक सपना कह दे, या फिर आप ये कह दे कि उद्योगपतियों को लुभाने का एक प्लेटफॉर्म बन गया। यहाँ एमओयू साइन होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, तमाम चीजें सब सामने आती हैं। सरकार भी दिल खोल करके कारोबारियों के सामने आती है कि हम आपको तमाम सुविधाएं दे देंगे, और कारोबारी भी इतने चतुर मध्य प्रदेश को लेकर के हो गए हैं, या ये कहें कि मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसको वो भांप चुके हैं। तो वो अपना मकसद तो पूरा कर लेते हैं, यहाँ जमीन ले लेते हैं, या सुविधाएं ले लेते हैं, बैंकों से उनको लोन मिल जाता है, सरकारी भूमि कम दरों पे मिल जाती है, तो तमाम चीजें उनको पनपने के लिए तमाम चीजें यहाँ मुहैया करा दी जाती हैं, वो मुहैया हो भी जाती हैं उनको। लेकिन उद्योग कभी भी आप जमीन से ऊपर आपको दिखाई नहीं देते। यदि मध्य प्रदेश में उद्योग जमीन से ऊपर आ जाते और इतने लाखों अरबों का यदि निवेश सामने आपको दिखाई दे जाता, तो मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी होती। इक्का दुक्का घरानों को छोड़ दो, इक्का दुक्का बड़े उद्योगों को आप छोड़ दो, बाकी यहाँ के मध्य प्रदेश के जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो भोपाल का हो, मंडीदीप का हो, पीलूखेड़ी का हो, आप इंदौर चले जाइए, तो ये पीथमपुर का हो, ये तमाम जगह आप देखेंगे तो धीरे धीरे इनकी हालत खराब होते जा रही है, और यहाँ कोई नया उद्योग यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा। सरकार दावा हर बार करती है, क्योंकि सरकार का दावे का क्या रहता है कि एक इंडस्ट्री खड़ी होगी, उसमें इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, इतने लोग लाभान्वित होंगे। ये तमाम आंकड़े पहले से तैयार रहते हैं, क्योंकि पता रहता है
कि कितने श्रम की जरूरत पड़ेगी, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये आंकड़े तैयार होते हैं। लेकिन यथार्थ में ये होता है कि न उद्योग खड़ा होता है, न रोजगार मिलता है, न आगे बढ़ पाता है। यदि मध्य प्रदेश में सारे संसाधन है तो क्या होता है कि सरकार उद्योगपतियों को सुविधा देती है, लेकिन उद्योगपतियों के ऊपर नकेल नहीं कसती कि आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर ये उद्योग अपना खड़ा कर देना है और इसमें काम शुरू कर देना है। फर्स्ट। दूसरी चीज ये होती है, उद्योगपतियों के साथ में ये करार नहीं किया जाता कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उद्योग लगाया जाएगा, उस क्षेत्र के कितने प्रतिशत लोगों को वहां रोजगार देना अनिवार्य होगा, जबकि ये नियम में है, लेकिन इसका पालन नहीं होता। हर इंडस्ट्री खड़ी होती है, छोटी या बड़ी, वो जब स्टार्ट करने जाते हैं तो तमाम संसाधन अपने पुराने लेके आते हैं, इंजीनियर्स हो गए, लेबर्स हो गई, सब चीज आती है। हमारे यहाँ के सिर्फ उनके लिए उद्योग को खड़ा करने, मतलब आप बुनियादी स्तर पर जब स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जो मजदूरों की जरूरत होती है वो तात्कालिक रूप से यहाँ भर लिए जाते हैं। सरकार उस आंकड़े को बता देती है कितने रोजगार मिल गए। अब वो रोजगार तो तात्कालिक होते हैं, जब तक बिल्डिंग खड़ी होती है, जब तक उद्योग यंत्र खड़ा होता है, तंत्र खड़ा होता है, तब तक तो उनकी जरूरत पड़ती है, इसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो स्थितियां ये है कि सरकार की इच्छा शक्ति और सरकार के नियम कायदे इतने सख्त होना चाहिए कि यदि निवेश हो रहा है तो उसकी एक टाइम लिमिट हो कि कब शुरू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हर चैप्टर में, हर सेक्टर में और हर पहल पर। जैसा कि दावा कर रही है राहुल जी कि अब ये निवेश नीति बदली गई है, ये 2 साल का अनुबंध, योगेश जी ने पहले भी इस पर जानकारी दी थी कि अब कुछ नियम बदले गए हैं जिन पर अनुबंध किया जा रहा है, निवेशकों से समय दिया गया है उनको कि आपको इतने समय में उद्योग यहाँ पर लगाने हैं। और वहीं लूप होल्स की जो आपने बात की कि उद्योग आते हैं, आकर्षित होते हैं, जमीन लेते हैं, सुविधाएं लेते हैं और उसके बाद थोड़े टाइम बाद चले जाते हैं, ये लूप होल्स पे क्या काम किया जाए? देखिए प्रशिता जी, होता यही आया है, चाहे नियमावली हमेशा बदलती रही है और हर बार होती है। सिंगल विंडो से लेकर के आज इतनी तमाम सुविधाएं हो गई हैं कि एक उद्योगपति आता है, एमओयू साइन होता है, उसके सप्ताह 15 दिन या 1 महीने के अंदर उस कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये फास्ट बिल्कुल चल रही है, सरकार उसी ट्रैक पे चलती है। लेकिन ये व्यापारी होते हैं और व्यापारी अपनी लाभ हानि को देख करके चलता है और सरकार यहाँ मिसगाइड हो जाती है। सरकार उनको सुविधाएं दे देती है, वो सुविधाएं ले लेते हैं और यहाँ के जो तंत्र हैं, यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं, चाहे आप खनिज के क्षेत्र में चले जाएं, जमीन के क्षेत्र में चले जाएं, जंगल को चले जाएं, देखिए इतनी चीजें मध्य प्रदेश में है सुविधाजनक कि और किसी प्रदेश में इतना शांत माहौल और इतनी अच्छी सुविधाएं, इतनी अच्छी सड़कें, इतनी अच्छी रेलवे, इतना अच्छा पर्यावरण कहीं नहीं मिलेगा। पानी यहाँ भरपूर मात्रा में है, जमीन यहाँ भरपूर मात्रा में है, खनिज यहाँ भरपूर मात्रा में, ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं, तमाम चीजें। लेकिन सरकार ये सब देने के बाद उद्योगपतियों की ऊपर मतलब बिल्कुल उनको कठोरता के साथ में लगाम नहीं कस पाती कि वो आए तो दें। हो सकता है यदि चाहे तो मध्य प्रदेश स्वर्ग है, मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत बेहतर है और बेहतर काम हुआ है, हर सरकार ने बेहतर काम किया है, लेकिन सरकार हमेशा ठगी गई है। इस चीज को मायने रखती है और इस चीज को ध्यान में सरकार को भी रखना पड़ेगा कि ठगे नहीं जाए। यदि आप ठगे जाते हैं तो मौके के ऊपर आप नहीं ठगते, पूरा प्रदेश ठगा जाता है, पूरे प्रदेश के युवा ठगे जाते हैं, यहाँ का संसाधन ठगा जाता है, तमाम चीजें ठग जाते हैं। मतलब ये होता है हम लाभ की ओर जाते हैं और घाटा सह करके चुपचाप बैठ जाते हैं। अभी तक की सरकारों ने यही किया है। योगेश जी इस पर जवाब दीजिए कि कई लूप होल्स है, अगर हम बड़े किसी विकास की बात करते हैं या बड़े काम की बात करते, निश्चित ही कई चुनौती आती है, किसी भी सरकार के लिए हो सकता है, राजनीतिक दलों की नहीं बात करूंगी मैं, क्योंकि प्रदेश का विकास करना है तो सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। और अगर ये दावा कर रही है सरकार कि इतने उद्योगपति रुचि दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए, तो कई लूप होल्स और चुनौतियां हैं सरकार के सामने जिन पर काम करना पड़ेगा। उनमें से एक बड़ी चुनौती तो यही है कि उद्योगपतियों को उन पे नकेल कसी जाए या फिर उनको स्थापित किया जाए कि नहीं, आप अगर करार हुआ है तो आपको उद्योग स्थापित करना पड़ेगा। देखिए प्रशिता जी, जो पिछली डिबेट में मैंने जैसा कि बताया था कि इस बार एमओयू साइन करते समय कड़े अनुबंधों का प्रावधान है, उसमें 2 साल के अंदर इंडस्ट्री चालू करने की एक शर्त रखी गई है, जो मार्जिन बनी है, जो धरोहर राशि है उसको 100% जब्त करने का भी प्रावधान है, जुर्माने का भी प्रावधान है और ब्लैक लिस्टेड करने का भी प्रावधान है। और रीजनल समिट से लेकर ग्लोबल समिट तक और देश से लेकर विदेश तक डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार 1 to 1
उद्योगपतियों से और बड़े उद्योगपति के घरानों से और उनके सीईओ के साथ बैठक करी है और जो उनसे एमओयू साइन हुए वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष हुए हैं और कड़े दिशा निर्देश है इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होना चाहिए। जो हमारे मध्य प्रदेश को चाहिए वो हम उद्योगपतियों से लेंगे और जो हमारे उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश से चाहिए, सरकार से चाहिए, वो हम सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराएंगे। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि जो आगामी 24-25 को होने जा रही GIS समिट एकदम बेहद सफल सिद्ध होने वाली है और आगे देखिए मध्य प्रदेश की सूरत हाल बदल देंगे। पिछले ठीक है, समय कम है, 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने मध्य प्रदेश को आज देश एक बड़ा आयोजन है मध्य प्रदेश में। रितेश जी, नंबर की अर्थव्यवस्था है आज रितेश, एक बड़ा आयोजन हो रहा है, देश विदेश से उद्योगपति आएंगे, हम थोड़ा सा इंतजार कर लें और यही उम्मीद लगा लें कि हो सकता है कि ये सफल हो जाए और इसका फायदा मध्य प्रदेश को मिले। आखिरी प्रतिक्रिया, चर्चा को समाप्त करें। कृष्णा जी, मैं भी चाहता हूं कि ऐसे आयोजन सफल हों, परंतु मध्य प्रदेश सरकार की जो दयनीय स्थिति है और आपने जो शब्द जोड़ा किया नहीं है, सरकार ने करेगी, ये जो सारी योजनाएं करेगी। और जैसा राहुल जी ने एक परत दर परत सरकार की असलियत उधेड़ी है तो कुछ ज्यादा बोलने को बचता नहीं। बस यही कहना चाहता हूं कि उनकी योजनाएं हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये बात झूठी है, तुम्हारे आंकड़े किताबी हैं। इनके मन में ख्याली पुलाव जरूर हो रहा, पर मध्य प्रदेश का आम जनमानस, किसान, महिला, युवा, सब के सब अपने फटे हाल कंडीशन पे अपने दुख को देखकर दुखी हैं और मध्य प्रदेश का जो भविष्य है वो मुझे तो काल कवलित होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इंतजार कदम उड़ाने की आवश्यकता। चलिए ठीक है, फिलहाल इंतजार करते हैं, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। सरकार का यह दावा है कि सफल परिणाम इसके मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं और यही देखने वाली बात होगी। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।